है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। भारत में कुछ दिन पहले G20 कॉन्फ्रेंस हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, पाकिस्तान में अदब इस्तेहकाम, ये ऊँट किस करड़ बैठेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अब इलेक्शन कैंपेन करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब वो वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो हर पॉलिटिशियन आके हुकूमत की बात देता है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मुल्क में हर किसी के लिए लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं है। 18 घंटे बिजली नहीं मिलती और बिल ऐसे आता है जैसे 24 घंटे इस्तेमाल की जा रही हो। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। पहले सर 15 अक्टूबर थी, अब 21 अक्टूबर हो गई है। अब देखना ये होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरी जानिब काजी फ़ायद ईसा साहब के आके पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लेंगे और वो आपके अपने मनसब पे बैठेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द जाने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या खोया क्या पाया। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपने कई बार मुल्क की सियासत के देखे हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उनसे भी हम तजिया करवाएंगे। सैयद सज्जाद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ PTI की मारूफ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आपने भी कई बार मुल्क की सियासत के देखे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर। सलीम साहब आपने टाइम दिया। सलीम सज्जाद, पहले G20 कॉन्फ्रेंस में आपसे लेता हूँ, पहले ज़रा मैं जर्नलिस्ट से राय ले लूँ। G20 कॉन्फ्रेंस सज्जाद अली शाह साहब, भारत ने कई मुल्कों को मदऊ किया अपने पास। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान, चाइना और रशिया, ये 3 ममालिक नहीं थे, ऐसा ही है? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, अच्छा टॉपिक लाएं, अच्छा सब्जेक्ट लाएं आप। ये कॉन्फ्रेंस जो जिसका इनेकाद इंडिया ने किया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को जो मसला पता है क्या है। देखें, इंडिया का जो एक जिस्म है, पूरा बॉडी को अगर स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो उसका दिल और दिल के अंदर एक कांटा है, वो चीन का कांटा है, वो फंस गया उनको। अच्छा। ना उनको उनकी वो जगह मिल रही जिस पे चीन बैठ गया है, ना उनको CPEC हजम हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो ममालिक हमारे साथ हैं, जो हमारे दोस्त हैं, चीन हमारा दोस्त है, तो इन लोगों को इग्नोर करके, इनके बगैर कॉन्फ्रेंस करके, मैं नहीं समझता कि इसका कोई मस्बत पहलू निकल सकता। ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें की जा रही हैं कि भारत में कई मुल्क इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए प्रोजेक्ट ले आएंगे वहाँ पे, ठीक जा रहा है भारत? वो अपना जो बिज़नेस कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ मिलके, वो उनका राइट है, वो उस पर काम करें, हमने मना नहीं किया। जो भी उनके साथ ममालिक शेयर्स डालते हैं, उनके साथ हेल्प करते हैं, खड़े होते हैं, और एक कामयाब, अगर वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं एक अच्छा कॉरिडोर, तो बिल्कुल। इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान है? पाकिस्तान को इससे मैं ये समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जोग्राफियाई हैसियत में अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। ठीक है। और उसको तमाम ममालिक जानते हैं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत में पाकिस्तान की कहाँ ज़रूरत है। तो वो कितनी ही चीज़ें बनती जाएं, तो CPEC का मंसूबा असल टारगेट है इंडिया का, वो हम नहीं रोक सकते। वेरी सिंपल। ऐसे ही CPEC की तरह का एक मंसूबा हमारे जराए बता रहे हैं कि भारत लेकर आ रहा है, कई मुल्कों को जोड़ने का ये प्लान है, ताकि कई मुल्कों के मफादात जब जुड़ेंगे तो तरक्की भी होगी। मैंने वही आपसे अर्ज किया कि वो दूसरे ममालिक के साथ मिलके अगर कोई कॉरिडोर बना रहे हैं CPEC टाइप का, तो मसला ये है कि CPEC उनके हलक में फंसा हुआ है, वो उसी के अगेंस्ट में बना रहे हैं। ठीक है। और उसमें अगर वो कोई अपनी ज़ाती तरक्की के लिए कोई काम कर जाते हैं या दूसरे ममालिक को फ़ायदा होता है, तो इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। पाकिस्तान में भी इस तरह की समिट्स और इस तरह की कॉन्फ्रेंस माजी में भी हुई, आगे भी होनी चाहिए। कैसे देखते हैं सलीम साहब आप इसको, G20 कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में हुई? सर, G20 कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में हुई, वो एक्चुअली हुई है तो अमेरिकन सरपरस्ती में। ठीक है। इसमें तो कोई डाउट और कोई शक कोई शुबा नहीं है। और अच्छी बात है अगर हमारे पड़ोसी ममालिक, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, और दीगर हमारे ममालिक जो हैं वो तरक्की करते, तो हमें खुशी है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर हमें अपने गिरबान देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्यों पीछे हटते जा रहे हैं। सही। हम क्यों अपने आप को तनाजुली की तरफ धकेल रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने लिए जो है दी हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सुन्नत नबी भी दी है, उस पर अमल करें और उसके मुताबिक रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए काम करें। आज अगर हम इस पे काम शुरू करते हैं तो कोई वजह नहीं कि कल से पाकिस्तान जो है तर्ज की पहले भी तो बाद में हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो जाए। और सर, इस तरह की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने भी की है, मगर सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने से जो है ना वो
काम नहीं होते, तो जो है। प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है। ठीक है। और प्रैक्टिकली जब है ना काम में करप्शन होगी, अगर मुआहदे जैसे IPPs के एग्रीमेंट्स हैं जो करप्शन ज़्यादा एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसके अलावा मादनियात के जो एग्रीमेंट्स हैं वो करप्शन ज़्यादा हुए हैं, जब तक हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार के अपना नुकसान खुद करते रहेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी ममालिक क्या कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये देखें कि हमारे पड़ोसी ममालिक क्या कर रहे हैं। अच्छा। हमें अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमारा दिफा मजबूत होना चाहिए, हमारे पास जदीद असला होना चाहिए, हमारे पास जदीद आवाम को तालीम मिलनी चाहिए, हमारी आवाम को, हमारी आवाम खुशहाल होनी चाहिए, हमारी आवाम तरक्की याफ्ता होनी चाहिए। हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के ऊपर अगर S-400 नाफिज कर दिए हैं तो हमारे पास S-400 से बेहतर असला होना चाहिए ताकि उसका रोब उसके ऊपर है, उसको चलाने की नौबत ना आए उसको S-400। और S-400 बहुत अच्छी क्वालिटी का असला है, आपको पता है वो S-35 जो अमेरिका का जदीद तरीन तैयारा है उसको भी हिट करने की सलाहियत रखता है। तो हमें अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें अपनी खामियों को दूर करने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर से जो गंद भरा हुआ है हमें अपने अंदर का गंद साफ करने की ज़रूरत है। हमें हमारे जो लीडरान साहबान जो है ये करप्शन करके जो बैरून ममालिक में पैसे जमा कर रहे हैं और अब ब्लैकमेल हो रहे हैं उनके हाथों में, इस चीजों को खत्म करने की जरूरत है। हमें हमारे मुल्क के अवाम के लिए सोचने की जरूरत है। यहाँ पर कोई इससे सिवाय खान साहब और जुल्फिकार अली भुट्टो के ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आ रहा है जिसने अवाम के लिए सोचा। और आज अब इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया गैर कानूनी तौर पर। अब जेल में समाप्त हो रही है तो वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से हो रही है, क्यों हो रही है? अब चीफ जस्टिस साहब कह रहे गैर तो समात को बंद करके उस जज को जेल में होना चाहिए जो गया है उस गैर कानूनी, तो वज़ारत दाखिला को बंद होना चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए जिसने गैर कानूनी परमिशन दी है। मैं आ रहा हूं इस पे भी आ रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ सर ये लाकानूनियत खत्म किए बगैर कोई मुल्क आगे न बढ़ा है न बढ़ सकता है। हमें लाकानूनियत, बदमाशी और गुंडागर्दी की जो तसल्लुत हमारे ऊपर है, खवातीन को जिस तरीके से बेहुरमत किया गया या योम 9 मई को, उस तरह के दीगर वाक़यात इसके बाद भी होते रहे, लोगों की इज्जतें पामाल की गई, जिस तरीके से लोगों पे जुल्म सितम हुआ है, जिस तरीके से परवेज़ के साथ में सुलूक हुआ है, ये तमाम जो बदअमलियाँ हैं ये खत्म करने की जरूरत है। उस तरह के वाक़यात कहीं पे भी किसी भी खित्ते के अंदर, हमारे मुल्क के किसी भी खित्ते में नहीं होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए हमें काम करना चाहिए और हमें मुल्क को आगे की तरफ ले जाने के सोचना चाहिए। सिर्फ जाती पॉकेटों की नहीं सोचनी चाहिए। जिस तरह भी जाने से पहले इन्होंने पहले से अपना तसल्सल बरकरार रखने के लिए निगरान गवर्नमेंट कायम की है, जिस तरीके की निगरान गवर्नमेंट कायम की उसको इख्तियारत देके चले गए, और जिस तरीके से इन लोगों ने सैकड़ों खरबों ट्रिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपए जो है डॉलर में कन्वर्ट करके बैरूनी ममालिक मुंतकिल कर दिया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, खाली बयानात ही सुन रहे हैं और बयानात ही देख रहे हैं। आपका आ गया पॉइंट। शाह साहब, आप कैसा देख रहे हैं? निगरान हुकूमत के इख्तियारात की बात अभी सलीम साहब ने भी की, और फिर परवेज़ इलाही साहब अभी तक ज़ेर अताब है, सही हो रहा है उनके साथ? देखिए साजिद, पॉलिटिकल उसमें अगर आप जाते हैं परवेज़ इलाही वाले मामले में, तो परवेज़ इलाही मेरी नज़र में, अगर मैं अपनी ज़ाती राय इसके ऊपर दूँ, हाँ, एक स्ट्रॉन्ग सियासी शख्सियत के मालिक हैं, थे नहीं हैं। ठीक है। उनके असर रसूख जो हैं वो इतने थे और हैं, ठीक है, कि इतना आसान नहीं था उनको पाबंद सलासल कर देना। मैं उनकी ज़ाती हैसियत में उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि वो PTI में उसके बाद की मैं बात नहीं कर रहा। सही। मैं बात कर रहा हूँ हमेशा से वो एक बेहतरीन शख्सियत रहे और उनके असर रसूख बहुत अच्छे रहे, ख़ास तौर पे अदलिया में भी। अब वो जो कुछ भी इस वक्त मामला चल रहे हैं, अदालती तौर पे चल रहे हैं, किसी वक्त में आपको याद होगा जब फेवर मिला करते थे तो तमाम सियासी जमातें एक तरफ थी और PTI एक तरफ थी कि अदलिया हमारे साथ बेहतरीन बिहेवियर करते हुए हमें इंसाफ मिल रहा है, सही, हमारे इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। सही। अब आज इस मामले को अगर तनकीद का निशाना बनाया जाए तो हम आज भी लॉज में वहीं खड़े हुए हैं कि अदलिया पे तनकीद करना या उसके बारे में कुछ कहना ये हमें सूट नहीं करता। तो इस वक्त अगर वो जिस मराइल से गुजर रहे हैं, उनकी वकला टीम काम ज़रूर कर रही है, स्ट्रॉन्ग उनकी वकला टीम है। देखना ये है कि वो कितनी वफादार है और किस तरह उनको कब जो है वो निजात मिलती है और वो आज़ादी की तरफ आते हैं। ठीक ये है, वकला टीम पे डिपेंड करता है। तर्जुमान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी कह रहे हैं कि हल्का बंदियां होने तक इलेक्शन होने चाहिए। डे 1 इस बात पे कोर्ट भी कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात हैं और दीगर जगहों से भी, अदलिया से आपको लेटर्स मिले होंगे और इलेक्शन कमीशन का भी लेटर है इसके ऊपर, कि हल्का बंदियाँ
ज़रूरी हैं, मरदमशुमारी होगी, हल्काबंदियाँ होंगी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। अब ये चीज़ें 90 डेज़ में कंप्लीट होती मुझे नहीं दिख रही ज़ाती तौर पे। अच्छा, इसमें जरदारी साहब ने भी अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले बयान दिया कि ये पाकिस्तान इस वक्त मजबूती की तरफ जाना चाहिए और हल्काबंदियाँ, मरदमशुमारी, ये चीज़ें तो ज़रूरी इसका हैं। मतलब इलेक्शन आगे जा रहे हैं। मैं इलेक्शन फिर 90 कॉन्स्टिट्यूशन days में ऑफ होता नहीं पाकिस्तान देखा। कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन। साजिद, हल्काबंदियां पहले क्यों नहीं की गई? देखें, ये बात अगर आप करते हैं हल्काबंदियाँ, आप मुझे बताएं मरदमशुमारी शुरू सेंसस जब हुए वो किसका दौर था हुकूमत का? बहुत बार हुए सेंसस सर, किसका दौर? अभी भी हुए। लास्ट सेंसस किसके दौर में हुआ? चेयरमैन पीटीआई के दौर में भी तो सेंसस। उस वक्त वो सेंसस मुनसिफाना और स्ट्रांगली सही क्यों नहीं हुए कि वो कंप्लीट हो जाते और तमाम चीज़ें एक जगह पे आ जाती? सही। उसमें किसी का देखें 13 महीने की हुकूमत से भी शिकायत है, केयर टेकर से भी शिकायत है, हर जगह पे शिकायत है। महंगाई के जिन पे तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, वो आवाम का नुकसान है, लेकिन सियासतदानों को जो शिकायतें हैं वो ना ख़त्म होने वाली हैं। ना खत्म होने वाली है। सच्चा साहब, अदम इस्तेकाम पार्टी, तहरीक इस्तेकाम पार्टी वो कह रही है कि हल्काबंदियाँ हो फिर इलेक्शन। अब ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो क्या इलेक्शन वाकई लेट हो रहे हैं क्या? सर अभी इन्होंने भाई ने कहा कि जब पीटीआई के दौर में अदलिया सही थी, सर इस वक्त मसला तो यह अदलिया पे तनकीद कर रही है। सही। चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को, पहली गिरफ्तारी को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया था। सही। ये भी अदलिया का कहा हुआ अल्फाज थे। पीटीआई ने तो बाद में इसको कहा, पहले तो अदलिया ने कहा कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी हुई है। सही। फिर उसके बाद में जो 9 मई के वाकयात हुए, वो उसकी गिरफ्तारियां गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से हुई। कौम के सामने है किस तरीके से खवातीन को घसीटा गया, किस तरीके से खवातीन को मारा पीटा गया और क्या सलूक किया गया। आज तक हमारी खवातीन जो है, तैयबा राजा और सनम जावेद और खतीजा शाह और दीगर खवातीन जो है हमारी आज तक जेलों में बंद है और इंसाफ जो है ना वो मुंह चढ़ा रहा है इनसे। इनके साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आज ये छूट जाएंगी। परवेज़ इलाही साहब भी इसलिए तमाम तर असर रसूख और तमाम तर ताल्लुकात के बावजूद अंदर है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आज ये छूट जाएंगे। आपके सामने हुमायूं दिलावर की बात। हुमायूं दिलावर का किसने कहा कि भाई ये जल्दबाजी में और ये इस तरीके से फैसला नहीं होना चाहिए था? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी अबुल असनाद जज साहब जो जेल में जाके समाते कर रहे हैं वज़रात दाखिला के कहने के ऊपर, कौन कह रहा है कि ये गैर कानूनी है? अदलिया ही कह रही है। सर आज अदलिया के फैसलों को गैर कानूनी कह रही है, फिर भी आप कहोगे पीटीआई दौर और ये दौर उसमें फर्क है। सर पीटीआई का दौर लाख दर्जा बेहतर था। पीटीआई का दौर जिसके अंदर में अदलिया के ऊपर कोई दबाव नहीं डाले जा रहे थे, अदलिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि आप ये फैसला करो, आप वो फैसला करो। नेब भी अपनी जगह पे आजादी से काम कर रही थी और उन्हीं मुकदमात पे काम कर रही थी जो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। प्रेशर तो एम्पायर के साथ और आप लोग डाल रहे थे सबके ऊपर, सबको जेलों में ठूसा हुआ था उस वक्त। और वो सेंसस जो हुई हैं आपके दौर में हुई हैं, जो आज इलेक्शन मुअत्तल हो रहे हैं या देर होने का खतरा है, तो वो सेंसस आपके दौर में अधूरी रह गई। कवानीन जो बने थे ना वो हमारे बनाए हुए नहीं थे और रोल बैक भी जो किए गए ना वो हमने नहीं किए। रूल एंड लॉ था रोल बैक भी जो कवानीन आपके दौर में सब रोल बैक जो कवानीन जो हुए ना रेप के, वो भी हमने नहीं किए। और रेप के कवानीन रोल बैक करवा के जो 1200 अरब के जो इन्होंने अपने आप के माफीनामे लिखवा लिए, तो अदलिया में 1200 अरब का माफीनामा वापस आ गए ना। अब तो नेब दोबारा खड़ी हो रही है, अब तो क्या प्रॉब्लम? नेब दोबारा खड़ी हो जाए, हम तो कहते हैं खड़ी करो नेब को दोबारा। आपका हमें तो इतराज नहीं है। खान साहब ने तो कहा मेरे को पुराने कवानीन के तहत मेरा हिसाब किया जाए। खान साहब ने तो कोई रिलीफ नहीं मांगा है। जिनको रिलीफ चाहिए था वो यहाँ पे पिकनिक मनाने आए थे, लूट मार करके आज फिर लंदन में बैठे हुए हैं और हम इधर रो रहे हैं महंगाई के बोझ तले। आप रो रहे हो, मैं रो रहा हूँ, ये रो रहे हैं। और कितने लोग हैं जो आज अपने बिजली के बिलों के बाद राशन तक खरीदने के पैसे नहीं है। बच्चों की इकोनॉमी को यहाँ लाया कौन? सर लाने वाले आपके सामने, जिनको 16 अरब डॉलर, असद उमर नजर नहीं आ रहे, जिनको 16 अरब डॉलर जो दिए गए थे, जिनके हैंड ओवर 16 अरब डॉलर दिए गए थे, असद उमर साहब को क्यों हटाया साल के अंदर पीटीआई चेयरमैन ने क्यों हटाया? असद उमर को क्यों छोड़ू? वजह क्या थी? उस बात को छोड़े, अब इस बात पे आए ना, आप इस बात में आए 16 अरब डॉलर आपको दिए गए और एक साल के अंदर आपको नील करके लोगों से भीख मांगे कि मैं 1 अरब डॉलर तो 2 अरब डॉलर तो, और आप कह रहे हैं कि असद उमर की बात कर मतलब क्या ताल्लुक है इससे? पीटीआई ने 16 अरब डॉलर आपके हाथ में दिए और जिस वक्त असद उमर साहब थे उस वक्त डब्बा गोल ही मिला था उनको। सर 9 अरब डॉलर नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, 125 अरब डॉलर, तकरीबन 15 अरब डॉलर इनके पास आए थे, उसमें से 9 अरब डॉलर छोड़ के गए थे और अगले माह किस्तों में 6 अरब डॉलर ऐड करता चलूं। मैं ऐड करता चलूं, अभी जो रिसेंट अपडेट है वो भी मेरे पास आती जा रही है, मैं ऐड करता जा रहा हूं। सानिया 9 मई 14 मुकदमात की तफ्शीश मुकम्मल, चेयरमैन पीटीआई 10 केसेस में कसूरवार करार।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज्यादा शवाहिद मिले हैं जेआईटी हुकाम। सर अभी मैं जीआईटी लिखूंगा तो मैं इसमें आपको वो तस्वीरें भी दूंगा जिन्होंने लोगों को उकसाया और लेके आए। पहले जीआईटी ने क्या उनको पकड़ा है? जो लोगों को उकसा के लेके आए वहां पे, क्या उनको पकड़ा है? जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लोगों की चादर और चार दीवारी का पामाल की, क्या उन्होंने उसको पकड़ा है जीआईटी ने? जिन्होंने खवातीन को बालों से पकड़ के घसीटा, जिन्होंने खवातीन की बेहरमती की। 9 मई खवातीन के लिए यौम सियाह का दिन था, है और रहेगा सर। ये जो इमारतें जिनको कहते हैं कि फौजी इमारतें, ये फौजी इमारतें नहीं है, पाकिस्तानी अवाम की फौजी इमारतें हैं सर। ये पाकिस्तानी कौम की फौजी इमारतें, खाली फौज की इमारतें नहीं है, पाकिस्तानी मतलब कौम आप की ये जेआईटी के फैसले को नहीं मानते? पाकिस्तानी कौम की है, खाली अलग इदारा नहीं है वो सर। इस फैसले को नहीं पाकिस्तान मानते? है और फौज है, दोनों एक दूसरे से लाजिम और मलजूम आप है। इस फैसले को नहीं मानते? सर किस फैसलों को माने? एक ऐसी जीआईटी, ये वो जीआईटी है, इस तरह के कवानीन जो कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ की बेवा के ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए, अरशद शरीफ की बेवा की एफआईआर नहीं काटी, उसकी वालदा की एफआईआर नहीं काटी और इनके ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए। इन लोगों के ऊपर हम जीआईटीओं पे भरोसा किया जाएगा क्या? इन लोगों की बातों पे भरोसा किया जाएगा? जो बंदा तो जेल, जो वो बंदा जीआईटी जेल कौन में, बनवाए? जो बंदा जेल सऊदी में, अरब के हाजियों से बनवाए जीआईटी? जो बंदा जेल में है उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम, वो बंदा जेल में बंद भी करने वाले ये खुद है और उसके ऊपर इल्जाम भी लगाने वाले हैं। फौजी तस्लीमात और मुल्की तस्लीमात की कोर कमांडर लाहौर को जो मारने की बदल साजिश की थी और उसकी एफआईआर इमरान खान साहब के ऊपर काटने की जो साजिश की थी ना, वो साजिश इनकी नाकाम हुई सर। जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया है, उन्होंने कोर कमांडर लाहौर को मारने की साजिश की थी और उसकी एफआईआर इमरान खान के ऊपर काटने का किया था। 9 मई के कोर कमांडर के घर के बाहर कौन था? कहां थे इसके सिक्योरिटी गार्ड? किसने हटवाए थे? क्या उसको गिरफ्तार किया गया जिससे कोर कमांडर की सिक्योरिटी बिल्कुल गायब कर दी थी? किसी ने पूछा उससे कि भाई इसकी सिक्योरिटी किसने गायब करवाई? क्या जीआईटी ने लिखा है इसमें? चले आगे आपका पॉइंट। शाह साहब, आप कैसे देखते हैं इस जेआईटी ने ये जो डिटेल शेयर किए कि 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल हो गई, खान साहब 10 केसेस में कसूरवार करार? मैं साजिद इसको ये समझता हूँ, इस नज़र से देखता हूँ कि इंसाफ के तकाजे मुकम्मल तरीके से पूरे होंगे। सही है। 9 मई का दिन वाकई यौम सियाह के तौर पे हम कभी नहीं भुला सकेंगे। मुल्की और फौजी तस्नीबात को निशाना बनाया गया था, साथ में खवातीन की बेहरमती को भी सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तक भी मुकम्मल गिरफ्तारियाँ उस सिलसिले में नहीं हो सकी हैं। बड़ा सख्त एहतसाब होना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी सियासी लोग हों या आम लोग हों या कोई भी हो, वो इस तरफ ना जाए और ऐसी हिमाकत करने फिर ये यहाँ पे एक सवाल बनता है शाह साहब, पीटीआई को चले साइड पे करें ना, मैं कोई पीटीआई की फेवर में नहीं, माजी में भी तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह किया है, लेकिन वो आज फिर सियासत कर रही है। साजिद, अदलिया पे मामला हमने देखे होते हुए और कुछ ज़बानी चरबजनी और वो कहते हैं ना जोश खिताबत की हरकतें हमने देखी हैं। प्रैक्टिकली इतना बड़ा सानिया जो हुआ 9 मई को, वो हमने कभी नहीं देखा। हमारी इतनी ज़िंदगी है, इतनी लाइफ गुजर गई है, सही लिटरली हमने नहीं देखा कि जितना बड़ा वाक़या ये यौम सियाह हम मनाएंगे हर 9 मई को, ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो इसमें मजम्मत जो है ना, वो देखिए, अगर आज 10 केसों में बात आ रही है तो उस वक़्त कहा यह जा रहा था कि हम जब कोर्ट में पेश हुए तो हमने मजम्मत की, हम बंद थे, हम लॉकअप में थे। ये पीटीआई चेयरमैन का जो है वो उस वक़्त का स्टेटमेंट था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिल से मजम्मत करनी चाहिए थी और सख्ती से अलहदा करना चाहिए था अपने आप को उन लोगों से जो इस हमले में शामिल थे या लीड कर रहे थे इस हमले में। तो वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ झूठ पे मबनी नहीं हो सकता। सही तफ्तीश बड़ी शफाफ होगी और ये तमाम लोग कैफरे किरदार को पहुंचेंगे जो जो इसके अंदर शामिल थे। नहीं तो ये अभी तफ्तीश तो हो रही है ना, बहुत सारे लोग तो जेलों में हैं, बहुत सारे लोग तो 3 एमपीओ के तहत भी जेलों में चल रहे हैं ना, तो ट्रायल तो अभी चलेंगे। ये तो नामुमकिन है कि ये ट्रायल रुक जाए, ये काम जरूर होगा और इसमें दुनिया में हमारी जगह सही हुई है। अगर हमने यहाँ पे इंक्वायरी और तफ्तीश के अंदर कहीं कोई मिस्टेक की तो हम और मजाक का वो बन जाएंगे निशाना और दुनिया हम पे हंसेगी कि ये इनके साथ ये हुआ और इनके मुल्क में ये हुआ और ये नहीं कर सके। दुनिया तो बैठी है हंसने के लिए।
सही है। मैं आगे समझता हूँ आगे तस्वीर बढ़ाते बड़ी सर, अच्छी होगी। एक और स्टोरी आ गई है मेरे प्रोग्राम में। अफगानिस्तान से अमेरिकी असला सिंध के कच्चे तक पहुंच चुका, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहा कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं बल्कि सिंध के कच्चे के इलाके तक भी पहुंच चुका। पीपल्स पार्टी ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा किया। दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। सिंध तक असला पहुंच गया तो सर सिंध में हुकूमत आपकी थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या आप भूल गए? 15 साल से सिंध में हुकूमत आपकी है, तो फिर ये असला कैसे पहुंच गया सर कच्चे तक? ये इसकी रसाई कैसे हुई? ये तो आप ही बता सकते हो, और आप कह रहे हैं कि कच्चे तक पहुंच गया। शायद क्या कहेंगे सचवानी साहब, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट, कच्चे तक आ गया सर वो असला? सर कच्चे तक तो बाद में आया होगा ना, पहले तो बॉर्डर क्रॉस किया होगा। बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? और खान साहब जब बॉर्डर सील कर रहे थे उस काम को किसने रोका? क्यों वो काम पूरा नहीं किया गया? वही लोग उसके जिम्मेदार है असल में, जिनके जिम्मे बॉर्डर है और जिन्होंने बॉर्डर सील करने को रोका गया था, वो लोग उसके जिम्मेदार हैं। उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। और सर 9 मई के वाकयात में फौज और अवाम को जो अलग अलग करके पेश किया जा रहा है ना, फौजी तंजीमात मुकद्दस तंजीमात है, अवाम की तंजीमात मुकद्दस नहीं है। दोनों मुकद्दस है, दोनों मुकद्दस है। कोर कमांडर का घर भी मुकद्दस है और किसी गरीब की झोंपड़ी भी मुकद्दस है। ऐसे ही उस दिन जितने लोगों के घरों की 4 दीवारी को पामाल किया गया, जिस तरीके से खवातीन को घसीटा और मारा पीटा गया, इसके ऊपर तो किसी ने आज तक बात नहीं की। उस दिन 50 लोग जिनको मर्डर हो गया, जिनको शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर तो आज तक किसी ने बात नहीं की। क्यों नहीं कटाई? फायर कटाई ना, जिनका मर्डर हुआ है, जाए कानून में। तंसीबात के ऊपर बात को, महवर को, नुक्ते को रोक दिया गया, उस पर भी किसी ने बात नहीं की। कोर कमांडर की सिक्योरिटी कहाँ चली गई, उसके ऊपर भी किसी ने बात नहीं की कि कोर कमांडर की सिक्योरिटी कहाँ चली गई। 20-25 अफराद जो है ना घरों में घुस गए। और 9 मई के वाकयात में हम ये कर देंगे, सीधा बोलो भैया आपको पीटीआई नहीं चाहिए, आपको इमरान खान नहीं चाहिए। ये 9 मई के वाकयात के बहाना करके आप क्यों बेफजूल में कौम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं? कौम की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मईशत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मईशत आपकी टूटती जा रही है, उसकी फिक्र है नहीं। 16 अरब डॉलर जो खान साहब ने दिए थे वो गायब हो गए, इसके अलावा जो कर्जे लिए वो गायब हो गए, इसके अलावा जो अवाम पाकिस्तानी कौम ने जो वहां से 28 अरब डॉलर भेजे इनको, वो गायब हो गए। ये कहाँ जा रहे हैं? कौम को उसका हिसाब किताब दिया जाए, कौम को बताया जाए भाई कौम के पैसे कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कौम को लूटा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करके लाइटें और ये गैस और ये महंगी किए जा रहे हैं और फिर पीछे से पैसे गायब हो जा रहे हैं। आखिर कहाँ जा रहे हैं पैसे? सर कौन को मालूम होना चाहिए कि यहाँ से आए और यहाँ से गए। सर हमने प्रॉफिट में करके दिया है पाकिस्तान को, पीटीआई गवर्नमेंट, बिल्कुल सबका हिसाब होना चाहिए। अगर पीटीआई के किसी बंदे ने गलत किया तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि आप झूठे सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, चोर सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं और एक पार्टी को निशाना बनाए और साथ में दीगर इदारे को सपोर्ट करें। इलेक्शन कमीशन अपनी हदूद से तजाविज कर सुप्रीम कमांडर की तौहीन की गई। आपका पॉइंट आ गया। बात एक सुने, फौज के सुप्रीम कमांडर की तौहीन की गई। आर्मी चीफ ने क्या किया इसके लिए? जब इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुलाया और जाने से इनकार कर दिया, आर्मी चीफ ने क्या किया अपने सुप्रीम कमांडर की इज्जत की बहाली के लिए? क्या उसने कोई कार्रवाई की उसके लिए? क्या उसके लिए किसी ने कुछ कार्रवाई की? नहीं, तमाम चुप है। आखिर ये किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं? सर मुल्क को तरक्की के लिए जाने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है। अल्लाह ने हमें इतना नवाजा हुआ है, 1-2 नहीं सैकड़ों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से नवाजा हुआ मादनियात के जखीरों में। हमें चाहिए कि मादनियात और लोगों की जहानत के जखीरों से आगे बढ़ाएं और को तरक्की ले जाएं। ये असला कच्चे तक कैसे पहुंचा? साजिद आप थोड़ा सा बैक पे जाएं, और ये मोहतरम हमारे सचवानी साहब भी बहुत सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन है ये कराची के। आप 92 में चले जाएं जब ऑपरेशन शुरू हुआ कराची में, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, बड़े पैमाने पे ऑपरेशन रहा और आज भी तकरीबन उसके आपको निशान मिल जाएंगे। उस वक़्त भी पाकिस्तान सिंध रेंजर्स ने, आपको याद होगा, मदफून असले बड़ी तादाद में बरामद किए थे, पानी की टंकियों से किए थे। सही। तो उस वक़्त भी रूसी साख्ता असला और अमेरिकन असला, ये सब चीज़ें बड़ी तादाद में बरामद हुई थी। क्रिमिनल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह रीच ले लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं कि आज कच्चे में चला गया, कच्चा तो कच्चा है। आपके शहर के अंदर से क्या बरामद नहीं हुआ 92 के ऑपरेशन के बाद से? मुझे वो बता दीजिए, क्या नहीं मिला आपके शहर से? सही। दहशतगर्दी की वो चीजें मिली जो हमने खुद कभी नहीं देखी नहीं, और किस तरह बड़े नुकसान से ये शहर बचा। कौन सा नाला था, कौन सा गटर था, कौन सा पहाड़ था, कौन सी पानी की टंकी थी और कौन से खाली प्लाटों में मदफून नहीं था, कौन सी जगह नहीं थी, मुझे बता दीजिए। कौन सी नई बात है ये? सही है। लास्ट स्टोरी है सर मेरे प्रोग्राम में। सर मैं एक बात करना चाहूँगा, ये जो 92 का ऑपरेशन जो हुआ ना, उसकी जरूरत क्यों पेश आई?
क्यों वो ऑपरेशन सर? वो ऑपरेशन इसलिए ज़रूरत पेश आई जब इस ऑपरेशन के तमाम तर मरीज को जो बीमार किया गया, पहले बीमार करने वाले भी यही लोग थे। पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए एक तासुब परस्त तंजीम को वजूद में लाया गया एमक्यूएम के नाम पे। ठीक है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए शुरू में, मगर बाद में अपने ट्रैक से हट के उस ट्रैक पे आ गए जो कि वो जो कि मुझे लगता है यही पीटीआई में हुआ है। और यही चीज पीटीआई के साथ भी हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, मोहसिन दावर के गुब्बारे में जो हवा भरी जा रही है, वो कौम परस्ती के जो नारे लगवाए जा रहे हैं, आज क्या मुल्क को तोड़ने की साजिश हो रही है सर? ये सवाल है, क्या आज मुल्क को तोड़ने की साजिश हो रही है? अफगानिस्तान का असला सिंध में पहुंच रहा है, अफगानिस्तान का असला जो है ना वो अभी मोहसिन दावर साहब नहीं है, अफगानिस्तान का असला मेरी जो कोशिश खैबर होगी कि पख्तूनख्वा में पहुंचा है, कल ये बलोचिस्तान में पहुंचा उनसे भी हम मौके होगा। लें। और ये तमाम तर प्रोग्राम जिम्मेदारी वो इसी एस्टेब्लिशमेंट की है, इंटरनेशनल और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट इसके जिम्मेदार होंगे, इस मुल्क की तबाही की तरफ जो ले जाने की साजिश हो रही है इसके। एक और स्टोरी एमक्यूएम को आप ले आए बीच में, बड़ी एक ऐसी है कि अब देखते हैं हमारे मेहमान क्या कहते हैं। पाकिस्तान सानेहा बल्दिया में सजा पाने वाले साथियों को तना नहीं छोड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी। एमक्यूएम ने सानेहा बल्दिया पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। एमक्यूएम ने भत्ता मांगा होगा लेकिन फैक्ट्री मालकान बाहर क्यों गए? मुस्तफा कमाल का कहना है। शाह साहब स्टार्ट आपसे। कह रही है कि वो भी हमारे साथी थे। जनाब मसला ये है कि 800 पेशियां भुगतने के बाद तमाम बड़े लोग तो मुबर्रा हो गए सारे मामले से। देख लिया साथियों को होगा तना नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब जो इसके अंदर छोटे छोटे कारकुन और जो इनके बंद थे मेंबर्स, वो आज भी ताहाल पाबंद सलासल हैं। राव सिद्दीकी रिहा हो गए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अच्छे माशाल्लाह खाते पीते लोगों को मिल गए मामला। अब देखना ये है कि सवाबदीद है अदलिया की कि वो किस तरह इस मामले को लेके चलती है, मगर उस सानहे का अफसोस सारी ज़िंदगी मुझे चुपता रहेगा। वो एक भयानक सानहा था साजिद, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग उस वक़्त चले गए अपनी जानों से, आज भी उनकी फैमिलियाँ कहाँ हैं ये कोई नहीं देख रहा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वो लोग आज भी इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने ये इतना बड़ा सानहा किया। सर ये एमक्यूएम ये कंप्लीट में कर देता हूँ। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफा कमाल के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं मान सकता हूँ कि एमक्यूएम ने भत्ता मांगा होगा, लेकिन ये भी तो बताया जाए फैक्ट्री मालकान कहाँ गए। ये मंतक वो बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि उस वक़्त वो खुद अहम पिलर थे एमक्यूएम का। सही। उनको चाहिए कि खुली बात ज़रा और तफसील से कर दें। तो ये उनके दिफा में आज आ गई है एमक्यूएम, और ये बड़ा जिस साना आप कह रहे हैं कि मैं वो साना भुला नहीं सकता। मैं नहीं भुला सकता वो साना। वो अफसोसनाक लम्हा, एक एक लम्हा मेरी आंखों में, क्या ही मेरे अच्छा कानों होता में। कमाल साहब उन फैमिलीज के लिए भी बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि यार हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। सबको करनी चाहिए, सबको। जो लेकिन वो भी कह रहे हैं हम अपने साथियों को तना नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कोई बेकसूर है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, और जिनका जानी नुकसान हुआ उनके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये सोलाने काम होना सही है। चाहिए, सारी कौम को एक पेज पे होना चले चाहिए। सचल साहब आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि अचानक साने बल्दिया आ गया और फिर साथियों को हम तना नहीं छोड़ेंगे? सही, चोर मचाए शोर वाली मुस्ताक है। अच्छा। जब ये साना, इसके बाद ये खुद भी तो भाग गए थे सारे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी मफरूर थे। सही। आज उनका पूछें, मालकान का पूछें, मालकान का इन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, और उसके अलावा सैकड़ों जो हमारे मजदूर तबके के जो लोग उसमें शहीद हो गए, लेबर हमारी जो शहीद हुई, उनके लिए क्या किया गया सर? उनके लिए क्या कंपेंसेशन हुआ? उनको इनके घर में उनके जो बच्चे यतीम हो गए, उन बच्चों के लिए क्या किया गया? किसने उनकी तालीम के लिए बंदोबस्त किया? किसने इनके रोजगार और इनके गुजर बसर के लिए बंदोबस्त किया? किसने जो किराए के घरों में उनके मकानात का बंदोबस्त किया? क्या किसी ने आज तक ये बताया? क्या बात? किस हाल में रह रहे हैं वो सर? क्या किसी ने आज तक बताया कि वो साना जो है वो बल्दिया टाउन के जो क्या कहते हैं मजलूम, तो ये जो कमाल है साहब को बताना चाहिए था ना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए। मजलूम जो आज इस हाल में, उनके लिए तो किसी ने कोई बात है। हमारे साथियों से क्या मतलब है? उनको कहना चाहिए था भाई जो बेगुनाह है, चाहे वो हमारे हैं चाहे किसी और के, जो बेगुनाह है उनको आजाद होना चाहिए था, और जो मजलूम है उनको जो है ना सजा मिलनी, और जिनके बेटे का ऐलान होना चाहिए। बहनों के भाई जल गए उनका तो कोई जिक्र नहीं करता। आपने वजह कहा कि आज इतना अरसे गुजरने के बाद आपने अपने साथियों की तो बात की, क्या ही अच्छा होता कि आप उन मजलूम माओं की बात करते? सर बेगुनाह की बात करनी चाहिए थी उनको सर। साथी चाहे उनके गुनाहगार है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई दूसरा बेगुनाह वो भी छूटना चाहिए, और अगर इनके कोई साथी बेगुनाह है वो भी छूटने चाहिए। बेगुनाह सारे छूटने चाहिए, मगर उन लवाकिन, उन फैमिलीज के लिए
काम होना चाहिए, और जब बात छेड़ी है तो अब काम करना जिम्मेदारी भी इनकी बनती है, क्योंकि वाकई की जिम्मेदारी भी इन्होंने कबूल की है कि हो सकता है हमने भत्ता मांगा हो। ये हो सकता है क्या होता है सर? इसका मतलब इन्होंने इतराज में जुर्म किया है कि नहीं, ये भत्ता मांगते रहे, ये लोगों से भत्ता मांगते रहे, उसका इकरार जुर्म किया। इकरार जुर्म के ऊपर इनको पूछताछ होनी चाहिए, जीएडी में तो शामिल होनी चाहिए। हो गया होगा, जोश खिताबत में हो गया हो जाता है। जोश किताब में और भी बहुत सी बातें हैं, फिर तो वही तो कह रहा जीएडी भी बननी चाहिए। उस वक्त वो मजबूत पिलर थे, पूरी बात कर ले तो क्यों, क्या पूरी बात करें, और वो जो मजलूम है, जिनके ऊपर ज्यादती हुई है, उसके किसी को परवाह नहीं है, और हमारे साथी, बस हमारे साथी से क्या मतलब सर? अब लास्ट में मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा आज के शो में नौजवानों के लिए, क्या मैसेज देंगे कि किस तरह मुल्क व मिल्लत की खिदमत करें? एक बहुत सारी तादाद नौजवानों की बाहर जाने के लिए गामजन है। मुल्क की मईशत को देखते हुए क्या मुल्क की मईशत में कोई बेहतरी आएगी? क्योंकि बेहतरी के आसार दिखना शुरू हो गए, पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कार्रवाइयाँ कर रहा है, स्मगलिंग पर भी रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर मैं नौजवानों समेत बच्चे, बूढ़े, खवातीन और सबके लिए सर मैं ये आयत शरीफ पढ़ के सुनाऊँगा। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम तरक्की ना कर सकें इसके ऊपर अमल करके। सही। और हकीकत ये कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। अब क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? एक आसान चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है जिसे अल्लाह ताला ने आसान बनाया है, हमें इसका तर्जुमा पढ़ना चाहिए तमाम बच्चे, बूढ़े, जवानों और दीगर को। और सर आगे एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है, हरगिज़ नहीं, बात असल में यह है कि इनको आखिरत का खौफ नहीं है। हरगिज़ नहीं कि कुरान ही एक नसीहत है, हरगिज़ नहीं, ये कुरान ही एक नसीहत है, एक नसीहत है। यानी बाकी नसीहतों जो बयान की जाती हैं उसमें तो रद्द-बदल हो सकता है, मगर जो कुरान शरीफ में नसीहत है उसमें रद्द-बदल कोई नहीं है। ये कुरान ही एक नसीहत है। तो क्या हम पढ़ रहे हैं सर कलाम पाक को, और क्या हम नसीहत हासिल कर रहे हैं? ये सवाल मेरा आर्मी चीफ से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान के गरीब तरीन शख्स से लेके मुझ समेत, आप समेत और भाई समेत, सब समेत ये है कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या हम नसीहत हासिल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो हमें चाहिए सबसे पहला काम हम ये करें, उसके बाद आप देखेंगे कि हम नसीहत हासिल करेंगे और दूसरे दिन से इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली की तरफ हम खुद गामजन होंगे। किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है कि हम जो है वो तमाम तर नेमतों से, जहानत के ख़जाने भी हमारे पास हैं और मादनियत के ख़जाने भी हमारे पास हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो वो यही है कि कुरान पढ़े और नसीहत हासिल करें। आगे आपका शाह साहब, आप क्या मैसेज देंगे? मैं कहता हूँ कि हमारे कौम के लोग जितने भी हैं, तजारती हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि तदबीर ज़रूर करें। कि जो आपने बाहर जाने की बात की कि बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं मायूस होकर, तदबीर ज़रूर करें, लेकिन तकदीर से झगड़ा नहीं करें। जो रिस्क नसीब में लिखा है वो कोई ले जा नहीं सकता। कुरान कहता है 2 पहाड़ों के बीच में से आएगा। सही। और जो तेरे नसीब में नहीं है 2 लबों के बीच में से गिर जाएगा। तदबीर करें, तकदीर से झगड़ा नहीं करें। ये माइग्रेशन वगैरह ये बेकार की बातें। मुल्क बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया है। 76 साल का बिगाड़ था, पहली दफ़ा बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की तरफ मुल्क चला। मैं कहता हूं कि करप्शन के खिलाफ अगर 10% भी काम शुरू हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, और उस काम को अगर मौका मिल जाता है और ये मामला आगे बढ़ जाता है तो वेरी सून आप देखेंगे। अभी एक बात बताइए, एक सेकंड लूंगा, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर डॉलर 2 रुपए भी गिरता है तो IMF की किस्त में कितना बड़ा फर्क पड़ता है? ऐसा ही है ना? तो डॉलर की गिरावट जारी है। अगर ये गिरावट जारी है, सोने की गिरावट जारी है, मुझे ये मालूम है, मेरे ज़राए बता रहे हैं कि फिर पेट्रोल पे पैसे बढ़ने चढ़े, ये एक नुकसानदेह अमल है। ठीक है, वो हम मजबूर हुए हैं क्योंकि IMF ने हमें यरगमाल किया हुआ है। IMF तक जाना हमारी मजबूरी बन चुका था। लेकिन इस वक्त जो ये काम हो रहा है, डॉलर का नीचे आना, सोने का नीचे आना, ये चीज़ें हमें पॉजिटिव कर देंगी। साथ देना है, इस कौम का साथ चाहिए, मोहब्बतें चाहिए, दुआएं चाहिए। इन्होंने बड़ी अच्छी आयत पढ़ के अल बकरा की सुनाई, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, सूरह अल बकरा की है। अल कमर, एक अल कमर की है और दूसरी पहली जो है ना अल कमर की, और दूसरी पेज नंबर मैं आपको बता सकता हूँ उसका 1140 तक की। ये बड़ी आपने बड़ी खूबसूरत आयत समझा दी है कि आपके घर में ये चीज मौजूद है। सही। और खुदा आपसे कलाम कर रहा है, थोड़ा सा समझ के चल लें तो मुल्क को मिल्लत बेहतरीन जाएगी। आपको अल्लाह पाक ने इस वक्त आर्मी चीफ भी ऐसा दिया जो हाफिज कुरान है, जो बिल्कुल समझता है कुरान को और तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से। इस वक्त हमें सियासतदान भी कोई ऐसा चाहिए जो मुल्क की भागदौड़ के लिए उतरे तो उसको कुरान की समझ हो, उसको ये समझ हो कि अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है, कानून अल्लाह के बनाए हुए,
गलत तो नहीं कह रहा सचवानी साहब, उसको अगर ये समझ होगी तो मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा। बिल्कुल इस तरफ आना जरूरी है। सही। और सर देखें ना, अब हम पहले तो तमाम तर जो लूट मार हुई 16-18 महीने में, 3.5 साल को भी आप मिला लो, चले पीटीआई के 18 से लेकर आज तक में जितनी भी लूट मार हुई, खाली डायलॉग हम सुन रहे हैं सर। हाँ। एहतसाब हो रहा है और सख्ती हो रही है, ये हो रहा है वो, और आज तक 75 साल में हम कई दफ़ा ये बातें सुन चुके हैं। सही। और उसके बाद क्या होता रहा, सज़ा किसी को नहीं मिली, मुकमुका होकर मामला रफा दफा हो गया। और अभी भी सर अगर किसी है तो जो जो लेके गए हैं वो हमारे सामने हैं, छुपे हुए नहीं है। जिन जिन की प्रॉपर्टियाँ वो हमारे सामने, जिन जिन के जजीरे हैं वो हमारे सामने। तो सर अगर हमने नसीहत हासिल करनी ही है और हमें क़याम शरीफ पर अमल करना ही है, तो सबसे पहले सर हम अपने आस्तीनों को देखें और उसके बाद में दूसरे अपने चारों तरफ देखें और उनको डे 1 से शुरू करें। आप 2018 से शुरू करें, आप पीटीआई को भी शामिल कर ले इस दौर में, मगर आज तक करें तो सही। सर करप्शन के बातें कर करके इन्होंने जोर लगा लिया खान साहब के ऊपर, एक मुकदमा नहीं कायम कर सके। और मुकदमा कायम किया तो क्या किया, अल कादिर यूनिवर्सिटी का, अल कादिर यूनिवर्सिटी का और तोशा खाने का, जिसकी पेमेंट उन्होंने की हुई है, और तोशा खाने का जिसकी पेमेंट उन्होंने की हुई है, और जिसकी पेमेंट उन्होंने की हुई है उसका मुकदमा। इस तरह के सब नाइंसाफियां, और अभी तक नाइंसाफी का दौर जारी है। चले, नाइंसाफियों का दौर खत्म होना चाहिए और मौला अली का ये कौल याद रखना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें सो कर लें, कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। जो जुल्म सतम का निशाना बनाया जा रहा है पीटीआई के लोगों को, ये जुल्म सतम बंद होना चाहिए। और पीटीआई के इमरान खान का, परवेज इलाही को, दीगर जितनी भी खवातीन हैं उन सबको रिहा होना चाहिए, और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के लिए सबको एक पेज पे बैठ के और करप्शन के खात्मे के लिए काम करना चाहिए। खाली बातें नहीं होनी चाहिए, खाली डायलॉग नहीं होनी चाहिए। हम बातें और डायलॉग सुन सुन के हम लोगों के कान पक गए। मुझे लेकर आज तक ये सुनते आए हम लोग। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।